दफ्तर से आते आते रात के 8 बज गए थे। घर में घुसते ही प्रतिमा के बिगड़ते तेवर देख सणवर भाप गया कि जरूर आज घर में कुछ हुआ है, वरना मुस्कुराकर स्वागत करने वाली का चेहरा उतरा ना होता। सारे दिन महल्ले में रहने वाली गतिविधियों की रिपोर्ट जब तक मुझे सुना ना देती उसे चैन नहीं मिलता था। जालपान के साथ साथ बतरसपान भी करना पड़ता था। अखबार पढ़े बिना पास पड़ोस के सुख दुख के समाचार मिल जाते थे। शायद देरी से आने के कारण ही प्रतिमा का मूड बिगड़ा हुआ है। प्रतिमा से माफ़ी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर पाया। महीने का अंतिम दिन होने के कारण बैंक में ज़्यादा काम था। तुम्हारी देरी के कारण मैं समझ सकती हूँ, पर मैं इस कारण दुखी नहीं हूँ, प्रतिमा बोली। फिर हमें भी तो बताओ कि इस चाँद से मुखड़े पर चिंता की कालिमा क्यों है? सरवन ने पूछा। दोपहर को अमेरिका से बड़ी भाभी का फ़ोन आया था कि कल माताजी हमारे पास पहुंच रही हैं। प्रतिमा चिंतित होते हुए बोली, इसमें इतना उदास व चिंता होने की कोई बात नहीं। उनका अपना घर है, जब चाहे आ सकती है, जब चाहे जा सकती है। श्रवण हैरानी से बोला, आप समझ नहीं रहे हैं। अमेरिका में माँ जी का मन नहीं लगा, अब वे हमारे साथ ही रहना चाहती हैं। प्रतिमा ने कहा, अरे मेरी चंद्रमुखी, अच्छा है ना, घर में रौनक बढ़ेगी, बर्तनों की उठाव पटक रहेगी। एकता कपूर के सीरियलों की चर्चा तुम मुझसे ना करना, माँ से कर सकोगी। सास बहू मिलकर मोहल्ले के चर्चाओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना। सरवन चटकारे लेते हुए बोला, तुम्हें मजाक सूझ रहा है और मेरी जान सूख रही है। प्रतिमा बोली, चिंता में मुझे होना चाहिए। तुम सास बहू के शीत युद्ध में मुझे शहीद होना पड़ता है। मेरी स्थिति चक्की के दो पाटों के बीच में पिसने वाली हो जाती है। ना माँ को कुछ कह सकते हो और ना ही तुम्हें। कुछ सोचते हुए सरवन फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। यदि तुम उन्हें अपनाओगी तो तुम्हारी सारी परेशानियाँ एक झटक में उड़नछू हो जाएगी। यदि ऐसा है तो आप जो कहेंगे मैं करूँगी। मैं चाहती हूँ माँ जी खुश रहें। आपको याद है कि पिछले बार छोटी सी बात से माँ जी नाराज हो गई थी। देखो प्रतिमा, जब तक पिताजी जीवित थे तब तक हमें उनकी कोई चिंता नहीं थी। जब से वो अकेली हो गई हैं उनका स्वभाव बदल गया है। उनमें असुरक्षा की भावना में घेर लिया है। अब तुम ही बताओ, जिस घर में उनका एक छात्र राज था वो अब नहीं रहा। बेटों को तो बहुओं ने छीन लिया। जिस घर को तिनका तिनका जोड़कर माँ ने अपने हाथों से संवारा था उसे पिताजी के जाने के बाद बंद करना पड़ा। उन्हें कभी अमेरिका तो कभी यहाँ हमारे पास आकर रहना पड़ता है। वे खुद को बंधन में महसूस करती हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें उन्हें अकेलापन ना लगे। उनको हमसे पैसा नहीं चाहिए, उनके लिए तो पिताजी की पेंशन ही बहुत है। उन्हें खुश रहने के लिए थोड़े बहुत समझदारी दिखानी होगी, चाहे तो नाटकीयता ढंग से ही सही। सरवन प्रतिमा को समझाते हुए बोला, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करने को तैयार हूँ। प्रतिमा ने अवशासन दिया, तो सुनो प्रतिमा, हमारे बुजुर्गों में एक आह नाम का प्राणी होता है। यदि किसी वजह से उसे चोट पहुंचती है तो पारिवारिक वातावरण प्रदूषित हो जाता है, यानी परिवार में तनाव अपना स्थान ले लेता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि माँ के आह को चोट ना लगे। बस फिर देखो, सरवन बोला, इसका उपाय भी बता दीजिए आप। प्रतिमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। सबसे पहले तो जब माँ जी आए तो सिर पर पल्लू रख कर चरण स्पर्श कर लेना। रात को सोते समय कुछ देर उनके पास बैठकर हाथ पांव दबा देना। सुबह उठकर चरण स्पर्श करने के साथ प्रणाम कर लेना। सरवन ने समझाया। यदि माँ जी इस तरह से खुश होती हैं तो यह कोई कठिन काम नहीं है, प्रतिमा ने कहा।
एक बात और, कोई भी काम करने से पहले माँ से एक बार जरूर पूछ लेना होगा। वही जो मैं चाहूँगा। जो बात मनवानी हो उस बात के विपरीत होना करना पड़ेगा, क्योंकि घर के बुजुर्ग लोग अपना महत्व जताने के लिए अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हर बात में जी माँ जी का मंत्र जपती रहना, फिर देखना माँ की चहेती बहू बनते देर नहीं लगेगा। सरवन ने अपने तर्कों से प्रतिमा को समझा दिया। आप देखना, इस बार मैं माँ को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। बस उनको ऐसा लगे जैसे घर में उनकी ही चलती है। तुम मेरा इशारा समझ जाना, आखिर माँ तो मेरी ही है, मैं जानता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। कहते हुए सरवन सोने चला गया। प्रतिमा ने सुबह जल्दी उठकर माँ जी के कमरे की अच्छी तरह सफाई करवा दी, साथ ही उनकी ज़रूरत की सभी चीज़ें वहाँ तैयार रख दी। हम दोनों समय पर एयरपोर्ट पहुँच गए। हमें देखते ही माँ जी की आंखें खुशी से चमक उठी। सिर ढककर प्रतिमा ने माँ के पैर छुए तो माँ ने सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे दिया। पोते को न देखकर माँ ने पूछा, अरे तुम मेरे गुड्डू को क्यों नहीं लाए? माँ जी वह सो रहा था। प्रतिमा बोली, बहू आजकल बच्चों को नौकरों के भरोसे छोड़ने का समय नहीं है, आए दिन खबरों में छपता रहता है। माँ जी के समझाते हुए कहा, जी माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। प्रतिमा ने माँ जी को आश्वासन दिया। रास्ते भर भैया भाभी और बच्चों की बातें होती रही। घर पहुंचकर माँ ने देखा जिस कमरे में उनका सामान रखा गया है उसमें उनकी ज़रूरत का सारा सामान कायदे से रखा था। 4 वर्षीय पोता गुड्डू दौड़ता हुआ आया और दादी के पांव छूकर गले लग गया। माँ जी, अपने पहले फ्रेश हो लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। कहते हुए प्रतिमा किचन की ओर चली गई। रात के खाने में सब्जी माँ से पूछकर बनाई गई। खाना खाते खाते सरवन बोला, प्रतिमा कल आलू के पराठे बनाना, पर माँ से सीख लेना, तुम बहुत मोटे बनाती हो। प्रतिमा की आंखों में आंखें डालकर सरवन बोला, ठीक है, माँ जी से पूछकर ही बनाऊंगी। प्रतिमा बोली। माँ जी के कमरे की सफाई भी प्रतिमा कामवाली से न करवाकर खुद करती थी, क्योंकि पिछली बार कामवाली से कोई चीज़ छूट गई थी तो माँ जी ने सारा घर सिर पर उठा लिया था। अगले दिन ऑफिस जाते समय सरवन एक फाइल न मिलने के कारण वह बराबर प्रतिमा को आवाज़ लगा रहा था। प्रतिमा ठीक ही सुनकर अनसुना कर माँ के कमरे में काम कर रही थी। माँ जी बोली, तू जा, सरवन क्या कह रहा है सुन ले। जी माँ जी। दोपहर के समय माँ जी ने तेल मालिश के लिए शीशे खोली तो प्रतिमा ने शीशी हाथ में लेते हुए कहा, लाओ माँ जी, मैं लगा देती हूँ। बहू रहने दे, तुझे घर के और भी बहुत काम है, थक जाएगी। नहीं माँ जी, काम तो बाद में भी होते रहेंगे। तेल लगाते लगाते प्रतिमा बोली, माँ जी, आप अपने समय में कितनी सुंदर दिखती होंगी और आपके बाल तो और भी ज़्यादा सुंदर दिखते होंगे। जो आप भी कितने सुंदर और मुलायम हाथ है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, तुम्हारे बाबूजी जरूर कभी कभी छेड़ दिया करते थे, कहते हुए कि यदि मैं तुम्हारे कॉलेज में होता तो तुम्हें भगा ले जाता। बात करते करते उनके मुख की लालिमा बता रही थी कि जैसे वे अपने अतीत में पहुंच गई हैं। प्रतिमा ने चुटकी लेते हुए माँ जी को फिर छेड़ा। माँ जी, गुड्डू के पापा बताते हैं कि आप नाना जी के घर भी कभी कभी ही जाती थी। बाबूजी का मन आपके बिना नहीं लगता था। क्या ऐसा ही था ना माँ जी? चल हट, शर्माती हुई कैसी बातें करती है। देख, गुड्डू स्कूल से आता होगा। बनावटी गुस्सा दिखाते हुए माँ जी ने नौ यावना की तरह शर्मा गई। शाम को प्रतिमा को सब्जी काटते हुए देख माँ जी बोली, बहू तुम कुछ और काम कर लो,
मैं सब्जी काट देती हूँ। माँ जी रसोई में गई तो प्रतिमा ने मनुहार करते हुए कहा, माँ जी मुझे भरुआ शिमला मिर्ची की सब्जी बनाने नहीं आती, आप सिखा देंगी। ये कहते हैं जो स्वाद माँ के हाथ के बने खाने में है वह तुम्हारे खाने में नहीं है। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे मसाले दे दो, मैं बना देती हूँ। धीरे धीरे रसोई की जिम्मेदारियां माँ अपने ऊपर ले ली थी। और गुड्डू की मालिश करना, उसे नहलाना, उसे खिलाना पिलाना सब माँ जी ने संभाल लिया। जब प्रतिमा को गुड्डू को पढ़ाने के लिए बहुत समय मिलने लगा, इस तरह प्रतिमा के सिर से काम का भार कम हो गया था। साथ साथ घर का वातावरण भी खुशनुमा रहने लगा था। श्रवण को प्रतिमा के साथ कहीं घूमने जाना होता तो वह वहीं कहती कि माँ से पूछ लो, मैं उनके बिना नहीं जाऊंगी। एक दिन पिक्चर देखने का मूड बना। ऑफिस से आते हुए श्रवण 2 पास ले आया। जब प्रतिमा को चलने के लिए कहा तो वह झट से ऊंचे स्वर में बोल पड़ी, माँ जी चलेंगी तो मैं चलूंगी, अन्यथा नहीं। वह जानती थी कि माँ को पिक्चर देखने में कोई रुचि नहीं है। उनकी तू मैं सुनकर माँ जी बोली, बहू क्यों जिद कर रही हो, श्रवण का मन है तो चली जा, गुड्डू को मैं देख लूंगी। माँ जी ने शांत स्वर में कहा, अंधा क्या चाहे 2 आंखें। वो दोनों पिक्चर देखकर वापस आए तो उन्हें खाना तैयार मिला। माँ जी को पता था कि श्रवण को कटहल पसंद है, इसीलिए फ्रिज से कटहल निकाल कर बना दिया। चपातियाँ बनाने के लिए प्रतिमा ने गैस जलाई तो माँ जी बोली, प्रतिमा तुम खाना लगा लो, रोटियां मैं सेंकती हूँ। नहीं माँ जी आप थक गई होंगी, आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां बना लेती हूँ। प्रतिमा बोली, सभी एक साथ बैठकर खाएंगे। तुम बना लो प्रतिमा, श्रवण बोला। एक साथ सभी को खाना खाते देख माँ जी की आंखें नम हो गई थी। श्रवण ने पूछा तो माँ बोली, आज तुम्हारे बाबूजी की याद आ गई, वे आज होते तो तुम सबको देखकर बहुत खुश होते। माँ मन दुखी मत करो, श्रवण बोला। प्रतिमा की ओर देखकर श्रवण बोला, कटहल की सब्जी ऐसे बनती है सच में माँ, बहुत दिनों बाद इतनी स्वादिष्ट सब्जी खाई है, माँ से कुछ सीख लो प्रतिमा। माँ जी सच में सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, मुझे भी सीखना है। बहू खाना तो तुम भी स्वादिष्ट बनाती हो। नहीं माँ जी, जो स्वाद आपके हाथ के बनाए खाने में है वो मेरे खाने में कहाँ, प्रतिमा बोली। श्रवण को दीपावली पर बोनस के पैसे मिले तो देने के लिए उसने प्रतिमा को आवाज़ लगाई। प्रतिमा ने आकर कहा, माँ जी को ही दीजिए न। श्रवण ने लिफाफे माँ के हाथ में रख दिया। माँ जी लिफाफे को उलट पलट कर देखते हुए बोली, रोमांचित हो उठी। आज वे खुद को घर की बुजुर्ग व सम्मानित सदस्य अनुभव कर रही थी। श्रवण व प्रतिमा जानते थे कि माँ को पैसे से कुछ लेना देना नहीं है, ना ही उनको कोई विशेष जरूरतें थी, बस उन्हें तो अपना सम्मान चाहिए था। अब घर में कोई भी खर्च होता या कहीं जाना होता तो प्रतिमा माँ से जरूर पूछती। माँ जी भी उसे कहीं घूमने जाने के लिए मना नहीं करती। अब हर समय माँ के सुख से प्रतिमा की प्रशंसा के फूल ही झड़ते। दीपावली पर घर की सफाई करते हुए प्रतिमा स्टूल से कैसे नीचे गिरी तो उसके पाँव में मोच आ गई। माँ ने उसे उठाया और पकड़कर पलंग पर बैठाकर पाँव में मरहम लगाया और गरम पट्टी बांधकर उसे आराम करने को कहा। यह सब देखकर श्रवण बोला, माँ मैंने तो सुना था कि बहू सेवा करती है, सास की पर यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। चुप कर, ज्यादा बकबक मत कर, प्रतिमा मेरी बेटी जैसी है, क्या मैं इसका ध्यान नहीं रख सकती? प्यार से डांटते हुए माँ बोली। माँ जी जैसी बेटी नहीं बल्कि बेटी कहो, मैं आपकी बेटी हूँ ही तो। प्रतिमा के बात सुनते ही माँ जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम सही कह रही हो बहू, तुमने बेटी की कमी पूरी कर दी। घर में होता वही जो श्रवण चाहता, पर एक बार माँ की अनुमति जरूर
ले लेता। बेटा चाहे जो कुछ भी कह दे, पर बहू की छोटी सी भी भूल सास के सहन नहीं होती। इससे सास को अपना अपमान लगता है। यह हमारी परंपरा सी बन चुकी है, जो धीरे धीरे खत्म भी हो रही थी। माँ जी का थोड़ा सा सम्मान देने के बदले में उसे अच्छी बहू का दर्जा व बेटे का स्नेह मिलेगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। प्रतिमा के घर में हर समय प्यार का, खुशी का वातावरण रहने लगा। दिवाली नज़दीक आ गई। माँ व प्रतिमा ने मिलकर पकवान बनाए। लगता है इस बार की दीपावली एक विशेष दीपावली रहेगी। सोचते सोचते सरवण बिस्तर पर लेटा ही था कि अमेरिका से भैया का फ़ोन आ गया। उन्होंने माँ के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और बताया कि इस बार माँ उनके पास से नाराज़ होकर गई है। तब से मन नहीं बहुत विचलित है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नंदिनी भाभी और माँ के विचार कभी नहीं मिले, पर अमेरिका में भी उनका झगड़ा होगा, इसकी तो कल्पना किसी ने नहीं की थी। भैया ने बताया कि वे माफ़ी मांगकर प्रायश्चित करना चाहते, अन्यथा हमेशा उनके मन में एक ज्वाला सी दहकती रहेगी। उन्होंने बताया कि यह सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा। बस अब 2 दिन का इंतज़ार था, क्योंकि 2 दिन बाद दिवाली थी। इस बार दिवाली पर प्रतिमा ने घर सब कुछ विशेष प्रकार से सजाया था। मुझे उत्साहित देखकर प्रतिमा ने पूछा, क्या बात है, आप बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अपनी खुशी को छिपाते हुए मैंने कहा, तुम सास बहू का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे, बस इसीलिए खुश हूँ। नज़र मत लगाना देना हमारे प्यार को। प्रतिमा खुश होते हुए बोली। दीपावली वाले दिन माँ ने अपने बक्से की चाबी देते हुए कहा, बहू लाल रंग का एक डब्बा है, उसे ले आ। प्रतिमा ने कहा, जी माँ जी कहकर डब्बा लाकर दे दिया। माँ ने डब्बा खोला और उसमें से खानदानी हार निकाला। हार प्रतिमा को देते हुए बोली, लो बहू, ये हमारा खानदानी हार है, इसे संभालो। दिवाली इसे पहनकर मनाओ, तुम्हारे पिताजी की यही इच्छा थी। हार देते हुए माँ की आंखें खुशी से नम हो गई। प्रतिमा ने हार लेकर माथे से लगाया और माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मुझे बार बार घड़ी की ओर देखते हुए प्रतिमा ने पूछा, तो मैंने टाल दिया। दीप जलाने की तैयारी हो रही थी, तभी माँ ने आवाज़ लगाकर कहा, सरवण जल्दी आओ, गुड्डू के साथ फुलझड़ियाँ भी तो चलानी है। मैं 7:30 बजने का इंतज़ार कर रहा था, तभी बाहर टैक्सी रुकने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि मेरे इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो गई थी। मैंने अनजान बनते हुए कहा, चलो माँ सेलिब्रेशन करते हैं। हाँ हाँ चलो। प्रतिमा आवाज़ लगाते हुए कुर्सी से उठने लगी तो नंदिनी भाभी ने माँ के चरण स्पर्श किए। आदत के अनुसार माँ के मुख से आशीर्वाद की झड़ी लग गई। सिर पर हाथ रखे बोले जा रही थी, खुश रहो, आनंद रहो। यदि भाभी जैसे ही पांव छूकर उठी तो माँ ने आश्चर्य से देखती रह गई। आश्चर्य के कारण पलक झपकाना ही भूल गई। हैरानी से माँ ने एक बार भैया की ओर और बार मेरी ओर देखा। तभी भैया ने माँ के पैर छुए तो खुश होकर भाभी के साथ साथ मुझे व प्रतिमा को भी गले लगा लिया। माँ ने भैया भाभी की आंखों को पढ़ लिया था। पुनः आशीर्वचन देते हुए दीपावली की शुभकामनाएं दी। माँ ने आंखों से खुशी की चमक देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दिवाली के शुभ अवसर पर अन्य दीपों के साथ माँ के हृदय रूपी दीपे भी जल उठें, जिनकी ज्योति ने सारे घर को जगमगा दिया है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।